नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान अब केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट अर्थात एक्सपोसैट और 10 अन्य पेलोड्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ब्रिक्स की सदस्यता का विस्तार करते हुए 5 नए देश इसमें शामिल किए गए। जापान के मध्य क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की गई। आइए अब बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान अब केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा योजना एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी देती है जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है। 2017 से ही मनरेगा के तहत आधार आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से मनरेगा में इस प्रणाली के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन यदि किसी ग्राम पंचायत ने कोई तकनीकी समस्या या आधार से संबंधित परेशानी व्यक्त की तो सरकार मामलों के आधार पर छूट पर विचार कर सकती है। चलिए अब समझते हैं कि यह आधार आधारित भुगतान प्रणाली कार्य कैसे करती है। यह प्रणाली श्रमिक की 12 अंकों की विशिष्ट आधार संख्या का उसके वित्तीय पते यानी उसके बैंक खाते की पहचान के रूप में उपयोग करती है। इस प्रणाली के तहत भुगतान के लिए एक श्रमिक की आधार संबंधित जानकारी उसके जॉब कार्ड से जुड़ी होनी चाहिए। उसका आधार विवरण उसके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही श्रमिक के आधार को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के डेटाबेस के साथ मैप किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र तथा राज्यों द्वारा संचालित 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आधार का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि। अब अगर हम आधार आधारित भुगतान प्रणाली के महत्व को देखें तो इससे फर्जी लाभार्थियों को बाहर कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। साथ ही श्रमिकों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा और सबसे महत्वपूर्ण कि लाभार्थियों के बैंक खाते में परिवर्तन के कारण उनकी मजदूरी नहीं रुकेगी। इस आधार आधारित भुगतान प्रणाली के अलावा भी मनरेगा को और दक्ष बनाने के लिए कुछ अन्य परिवर्तन भी किए जा चुके हैं, जिन्हें जानना भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे एक बड़ा परिवर्तन है कि मनरेगा श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिक्योर लॉन्च की गई है। इसे विशेष रूप से मनरेगा कार्यों का अनुमान तैयार करने तथा अनुमोदन हेतु डिजाइन किया गया है। मनरेगा के तहत पूरे किए जा चुके सभी कार्यों की जियो टैगिंग के लिए जियो मनरेगा शुरू किया गया है। जियो मनरेगा एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। इसमें अंतरिक्ष आधारित तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट उन्नति शुरू किया गया है। आइए बात करते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट अर्थात एक्सपोसैट और 10 अन्य पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत विश्व में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में भेजा है। चलिए अब जानते हैं एक्सपोसैट मिशन के बारे में। यह इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो अंतरिक्ष में प्रबल एक्सरे स्रोतों के पोलराइजेशन का अध्ययन करेगा। यह पोलराइजेशन तरंगों की एक विशेषता होती है। इसमें एक्सरे जैसी विद्युत चुंबकीय तरंगें भी शामिल होती हैं। पोलराइजेशन के तहत तरंग के दोलनों के एक निश्चित दिशा में उन्मुख होने अर्थात इनके ओरिएंटेशन का वर्णन किया जाता है। एक्सरे के मामले में जिस माध्यम से एक्सरे गुजरती है, पोलराइजेशन उस स्रोत एवं उस परिवेश के गुणों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। अगर एक्सपोसैट के कक्षा के बारे में बात करें तो यह ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी से लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगी। यह 6 डिग्री के न्यूनतम झुकाव के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में अध्ययन करेगी। एक्सपोसैट के 2 पेलोड्स हैं, जिसमें पहला है पोलिक्स अर्थात पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स इन एक्सरे और दूसरा है एक्सपेसैट अर्थात एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। एक्सपोसैट मिशन के लगभग 5 वर्षों तक संचालित रहने की उम्मीद है।
एक्सपोसैट मिशन के दौरान 10 अन्य पेलोडों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 प्रयोग किया गया है। आइए अब जानते हैं कि इसरो का PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 अर्थात POEM 3 प्रयोग क्या है। PSLV 4 चरणों वाला एक रॉकेट है। इसके पहले 3 चरण उपयोग में होने के बाद वापस समुद्र में गिर जाते हैं, जबकि अंतिम चरण PS4 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के बाद आमतौर पर अंतरिक्ष कचरे में बदल जाता है। पोएम प्लेटफॉर्म की मदद से वैज्ञानिक कक्षा में ही प्रयोग कर सकेंगे। इसमें PS4 के उपयोग हेतु स्थिर प्लेटफॉर्म यानी स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जाएगा। वास्तव में PS4 को एक वहनीय व बिना मानव वाला भारतीय स्पेस स्टेशन कहा जा सकता है। यह तीसरी बार है जब इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए पोएम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। ब्रिक्स की सदस्यता का विस्तार करते हुए 5 नए देश इसमें शामिल किए गए हैं। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो यह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक अनौपचारिक समूह है। अब नए सदस्यों के रूप में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है। यहाँ अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने के अपने निर्णय से पीछे हट गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले ब्रिक्स का अंतिम विस्तार 2010 में हुआ था, जब दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ था। आइए अब समझते हैं कि ब्रिक्स के इस विस्तार का महत्व क्या है। इस विस्तार से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास होगा और पश्चिमी देशों द्वारा स्थापित एक ध्रुवीयता को चुनौती मिलेगी। साथ ही विकासशील देशों के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग में बढ़ोतरी होगी और इससे भारत के ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण लीडर बनने के दावे को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा वैश्विक संगठनों के पुनर्गठन के लिए सामूहिक आवाज उठाने में मदद मिलेगी। तेल उत्पादक देशों को शामिल करने से विश्व में तेल उत्पादन में ब्रिक्स की हिस्सेदारी बढ़ेगी। लेकिन ब्रिक्स के समक्ष कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जैसे कि सदस्य देशों के बीच वैश्विक दृष्टिकोण के संबंध में मतभेद है। उदाहरण के लिए भारत ब्रिक्स को गैर पश्चिमी समूह के रूप में देखता है, जबकि चीन इसे पश्चिम विरोधी समूह मानता है। ब्रिक्स के सदस्यों पर लगाए गए अलग अलग आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध आर्थिक बाधा पैदा कर सकते हैं। साथ ही सदस्य देशों के बीच आंतरिक विश्वास की कमी है। इसके अतिरिक्त विस्तार से संबंधित मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के बारे में सामान्य समझ का अभाव है। एक और चुनौती की बात करें तो इब्सा अर्थात भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे समूह के सदस्य भी ब्रिक्स के सदस्य हैं। इससे इन समूहों के उद्देश्य और हित आपस में टकराते हैं। अब बात करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की। जापान के मध्य क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इस खबर को समझने के लिए हमारे लिए सुनामी के बारे में जानना आवश्यक है। दरअसल सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहरें। इस तरह सुनामी का अर्थ बंदरगाह या समुद्री लहरें या हार्बर वेव होता है। सुनामी को अक्सर ज्वारीय तरंग समझ लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में सुनामी का दैनिक समुद्री ज्वार भाटे से कोई संबंध नहीं है। सुनामी जल के भीतर की हलचल से उत्पन्न होने वाली विशालकाय लहरों की एक श्रृंखला है। यह परिघटना आमतौर पर महासागर के नितल से या महासागर के निकट आने वाले भूकंपों से घटित होती है। ज्वालामुखी उद्गार, जल के भीतर भूस्खलन एवं तटीय चट्टानों के गिरने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा महासागर में किसी बड़े क्षुद्र ग्रह के गिरने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। सुनामी की समुद्री नितल की ऊर्ध्वाधर गति या वर्टिकल मूवमेंट से उत्पत्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में समुद्री जल का विस्थापन होता है। अगर हम सुनामी लहरों की श्रृंखला के बनने को समझें तो सबसे पहले जल के भीतर भ्रंश संबंधी हलचल, भूस्खलन या ज्वालामुखी उद्गार आदि होने से सुनामी का निर्माण शुरू होता है। फिर जैसे जैसे लहरें किनारे के पास आती हैं वे धीमी हो जाती हैं, लहरों की लंबाई कम हो जाती है और उनका आयाम यानी ऊंचाई अधिक हो जाती है। इससे तट पर संभावित बोर या छिद्र का निर्माण होता है। सुनामी के उत्पन्न होने में भूकंप एक महत्वपूर्ण कारण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अधिकांश प्रबल भूकंप सबडक्शन जोन में आते हैं। इस जोन में एक महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे या अन्य युवा महासागरीय प्लेट के नीचे खिसक जाती है। उल्लेखनीय है कि सभी भूकंप सुनामी उत्पन्न नहीं करते हैं। भूकंप के कारण सुनामी आने के लिए कुछ आवश्यक कारक होने चाहिए, जैसे भूकंप प्रबल होना चाहिए, यानी रिक्टर पैमाने पर कम से कम 6.5 तीव्रता वाला भूकंप होना चाहिए। भूकंप का अधिकेंद्र बहुत अधिक गहराई पर नहीं होना चाहिए,
अर्थात पृथ्वी की सतह से 70 किलोमीटर के भीतर ही भूकंप का अधिकेंद्र होना चाहिए। आइए अब भारत में सुनामी जोखिम प्रबंधन की बात करते हैं। हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने सुनामी के जोखिम को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी सुनामी जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बढ़ते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की ओर। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। 16वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति की मंजूरी से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत किया गया है। सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग के अन्य सदस्यों के नामों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। अगर हम वित्त आयोग के कार्यों को समझें तो इसमें शामिल हैं केंद्र सरकार की कराधान शक्तियों तथा राज्यों के व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों के बीच व्याप्त ऊर्ध्वाधर असंतुलन को समाप्त करना, केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए वित्त अंतरण में समानता लाना ताकि सभी राज्य सार्वजनिक सेवाओं का एक मानक सेट प्रदान कर सकें। इसके अलावा आयोग जिन विषयों पर सिफारिशें करेगा वो इस प्रकार हैं: करों से हुई निवल आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा ऐसी आय का राज्यों के बीच आवंटन, संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्य के सहायता अनुदान और राजस्व को नियंत्रित करने के सिद्धांत। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय। आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है। सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेंगी। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले हम 15वें वित्त आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में 2017 में किया गया था। आयोग ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए सिफारिशें की थी। इसके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों की बात करें तो 15वें वित्त आयोग ने कहा कि ऊर्ध्वाधर अंतरण के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% होनी चाहिए। साथ ही क्षैतिज अंतरण के मानदंडों में आय का अंतर, क्षेत्रफल, जनसंख्या 2011 के आधार पर, जनसांख्यिकी संकेतों में प्रदर्शन, वन और पारिस्थितिकी तथा कर व राजकोषीय सुधार करने चाहिए। इसके अलावा इसने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक सीमित करने का सुझाव दिया था। आइए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की गई है। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से धोखाधड़ी को रोकने से जुड़े उपायों और विलफुल डिफॉल्ट्स के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि विलफुल डिफॉल्ट्स में आमतौर पर कौन से मामले आते हैं। इसमें पर्याप्त नकदी होने के बावजूद भी जानबूझकर ऋण की किस्तों या ब्याज का भुगतान न करना, लिए गए ऋण को किसी और उद्देश्य में लगाकर डिफॉल्ट्स करने वाली संस्था की वित्तीय स्थिति को खराब करना, ऋण लेने वालों द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण लेन देन करना, जिन परिसंपत्तियों के लिए ऋण दिए गए हैं उन्हें नहीं खरीदा गया हो या उन्हें बेच दिया गया हो और उससे प्राप्त राशि का दुरुपयोग किया गया है, ऋण के उपयोग संबंधी रिकॉर्ड को गलत रूप से प्रस्तुत करना या रिकॉर्ड्स के बारे में झूठ बोलना, बैंक की जानकारी के बिना प्रतिभूतियों की बिक्री करना आदि मामले। वित्त मंत्री ने धोखाधड़ी रोकने हेतु कुछ उपाय करने के सुझाव दिए हैं, जैसे फर्जी फोन कॉल्स की धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित करना, फ्रॉड बैंक खातों की समय रहते पहचान करना और उनकी जांच करना, फ्रॉड घोषित किए जा चुके खाता धारकों से ऋण की वसूली के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना, संभावित फ्रॉड खाता धारकों की पहचान के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों पर नजर रखना। विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर ऋण की किस्तें नहीं चुकाने वालों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के प्रदर्शन की समीक्षा की जानी चाहिए। इससे विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। ऋण देने के मामले में जवाबदेही वाली पद्धतियों को अपनाना चाहिए। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि ऋण देने से पहले समुचित छानबीन करनी चाहिए, अधिक राशि वाले ऋण खातों की नियमित निगरानी करनी चाहिए तथा डिफॉल्ट्स के मामले में त्वरित और संपूर्ण कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि बैंकों में धोखाधड़ी और विलफुल डिफॉल्ट्स की घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। बड़ी राशि वाले बैंक धोखाधड़ी के मामलों की समय पर पहचान, रिपोर्टिंग और जांच के लिए फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर गहन नजर रखना है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री तैयार की है। यह बैंकों से धोखाधड़ी करने वालों का पता लगाने हेतु ऑनलाइन केंद्रीय डेटाबेस है। आर्थिक अपराध के भगोड़ों से निपटने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 लागू किया गया है। ऑडिटिंग मानकों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर्स की तस्वीरें जारी की जा सकती हैं। चलिए बात करते हैं आज के सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। आज के हमारे व्यक्तित्व हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का जन्म 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई थी। इस संस्थान को ही बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का नाम दिया गया। विक्रम साराभाई द्वारा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद तथा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम की स्थापना भी की गई थी। विक्रम साराभाई के सम्मान में 1974 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने सी ऑफ सेरेनिटी में स्थित एक मून क्रेटर बेसल का नाम बदलकर साराभाई क्रेटर कर दिया था। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। विक्रम साराभाई से हम वैज्ञानिक स्वभाव, दूरदर्शिता, समाज सेवा आदि नैतिक मूल्य सीख सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। दरअसल 1988 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में यह प्रावधान किया गया है कि दोनों देश प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को इस समझौते के तहत शामिल किए जाने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को जानकारी प्रदान करेंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर उनके निर्माण की तारीख और यूनिट बिक्री मूल्य को मुद्रित करना अनिवार्य कर दिया है। ये नियम 1 जनवरी 2024 से लागू हो गए हैं। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए रेलवे को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सुगम्य भारत अभियान के तहत जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप हैं। ड्राफ्ट दिशा निर्देशों में दिए गए सुझावों में से एक सुझाव है कि रेलवे की वेबसाइट के उपयोग को सुगम बनाने के लिए टेक्स्ट टू स्पीच और यूजर फ्रेंडली चित्रलेखों अर्थात पिक्टोग्राम का उपयोग किया जाना चाहिए। लोक स्वास्थ्य से जुड़े शोधकर्ताओं ने कुछ वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर के अलावा 20 से 30% तक स्वास्थ्य कर लगाने की सिफारिश की है। वर्तमान में चीनी पर 18% जीएसटी लगता है, जबकि चीनी की मिठास वाले पेय पदार्थों पर 28% जीएसटी और 12% अतिरिक्त उपकर लगता है। भारत में चीनी के बढ़ते उपभोग के कारण यह कर लगाना आवश्यक हो गया है। एक औसत भारतीय प्रतिवर्ष WHO द्वारा अनुशंसित फ्री शुगर के उपभोग की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा से 5 गुना अधिक सेवन करता है। कई स्टार्टअप्स रिवर्स फ्लिपिंग की प्रक्रिया अपना रहे हैं। फ्लिपिंग की विपरीत स्थिति को रिवर्स फ्लिपिंग कहा जाता है। फ्लिपिंग एक भारतीय कंपनी या स्टार्टअप के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, जबकि रिवर्स फ्लिपिंग उन कंपनियों या स्टार्टअप्स के स्वामित्व को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है जिन्होंने पूर्व में फ्लिपिंग प्रक्रिया अपनाई थी। ये फिर से भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती हैं। 1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। DRDO का विजन है अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ भारत को सशक्त बनाना, और DRDO का मिशन है महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना। तिब्बती थंगका पेंटिंग्स भी चर्चा में रहे। यह चित्रकला राहुल संकलन का एक हिस्सा है। यह संकलन प्रसिद्ध विद्वान राहुल सांस्कृत्यायन के पटना संग्रहालय को अस्थायी उपहार के रूप में भेंट किया गया था। थंगका पेंटिंग्स एक प्राचीन तिब्बती बौद्ध कला है। इस शैली में बौद्ध धर्म के उपास्यों जैसे बोधिसत्व का चित्रण किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पोइला बोईसाख अर्थात पहला बैसाख को राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जोल को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है। पोइला बोईसाख बंगाली कैलेंडर वर्ष के बैसाख माह का पहला दिन है। इसे बांग्ला दिवस का नाम दिया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।